नमस्ते, मेरा नाम अमन राज और आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी का, जिसमें हम क्लाइमेटोलॉजी पे डिस्कस करेंगे। क्लाइमेटोलॉजी से ही हम आपके पूरे जो क्लाइमेट होते हैं किसी भी एरिया के एक दूसरे एरिया के कंपैरिजन में, जैसे कि कहीं ठंडा ज़्यादा है, कहीं गर्म ज़्यादा है, कहीं रेगिस्तान ज़्यादा है, कहीं पेड़ पौधे ज़्यादा है, कहीं समुद्र का मासे ज़्यादा है, कहीं लैंड का मासे ज़्यादा है, इन सभी चीज़ों को हम क्लाइमेटोलॉजी से ही आपके पास क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ग्लोब है जो कि एक प्रतीकात्मक ग्लोब है, मतलब एक प्रतीकात्मक चित्र आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। तो ये हमारा इक्वेटर है जो हमारा ग्लोब को दो भाग में डिवाइड करता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल में, उसको हम इक्वेटर कहते हैं, जो 0 डिग्री पे लाइज होता है। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है, और ये हमारा नॉर्थ पोल है जो 90 डिग्री 23 1/2 डिग्री 23 1/2 डिग्री, ये नॉर्थ में है और ये साउथ में है। मतलब अगर आप इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाओगे तो जितने भी रीजन है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। फिर इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जाओगे, साउथ पोल के आखिरी छोर तक जाओगे तो उसको साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। एक चीज़ हमेशा जान लीजिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मासेस ज़्यादा है, मतलब यहाँ भूभाग का परसेंटेज समुद्री परसेंटेज से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये है साउदर्न हेमिस्फीयर जहाँ लैंड मासेस कम है, लैंड मासेस कम है कंपेयर टू ओशियनिक मासेस, समुद्री मासेस। समुद्र की अपेक्षा, समुद्र के परसेंटेज, समुद्र के भूभागों की अपेक्षा यहाँ पे जो ज़मीन है, लैंड मासेस है, वो काफ़ी कम है, कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के। आप ग्लोब पे एक चीज़ देखोगे कि एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड करके भी टर्म आता है। लॉन्गिट्यूड क्या हुआ? एक वर्टिकल डिस्टेंस। लॉन्गिट्यूड एक वर्टिकल डिस्टेंस है जो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक इमेजिनरी लाइन जो गुजरता है। ठीक है, लैटिट्यूड क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये लैटिट्यूड है हमारा, ये जो है हमारा लैटिट्यूड है, और ये जो है हमारा लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, तो अगर आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हो तो तीन चार कीवर्ड का हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक है क्या? कोरियोलिसिस फोर्स। दूसरा क्या है? ट्रोपोपॉज। तीसरा क्या है? सन्स का इंसोलेशन। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सब चीज़, इन तीनों चीज़ों से क्लाइमेटोलॉजी का एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, जैसे ये इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर पे सन का रे डायरेक्ट पड़ता है। सन का रे डायरेक्ट पड़ने के कारण क्या होता है? यहाँ पे भारी बारिश भी होती है, टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है, खेती भी अच्छा खासा होता है। ठीक है, और दूसरा बात ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि बारिश ज़्यादा है, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे कीड़े मकोड़ों के तादाद भी ज़्यादा होंगे और कीड़े मकोड़ों से बढ़ने वाली बीमारियाँ भी ज़्यादा होंगे। इसीलिए इस एरिया में मलेरिया का ज़्यादा प्रकोप रहता है। ठीक है, इस एरिया में अगर आपको कोस्टली से कोस्टली चीज़ें मिल रही है, जैसे लकड़ी हमें मिल रहे हैं, खेती लायक उपयुक्त भूमि है इस एरिया में, तो हमारे पास महामारी भी है, मतलब मलेरिया भी है ज़्यादा। इसीलिए WHO ने ये कहा है कि 2030 तक हम इस एरिया में जितने भी मलेरिया के केसेस हैं उन सभी को कम करेंगे, उन सभी को ख़त्म करेंगे ये एरिया में। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं या फिर इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं, क्योंकि इक्वेटर से जो नज़दीक रीजन सटा हुआ है 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में, उसको हम इक्वेटोरियल रीजन या ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, जिसमें सन का रे डायरेक्ट आता है, और डायरेक्ट होने के कारण वहाँ टेम्परेचर ग्रेडियंट है, टेम्परेचर ज़्यादा है, फिर क्या होंगे? बारिश वहाँ भी ज़्यादा होंगे, और वो एरिया फर्टाइल होंगे, जंगल झाड़ ज़्यादा होंगे, खेती लायक उपयुक्त भूमि होगी, और महामारी भी ज़्यादा होंगे, मलेरिया, फ्लाइज, कीट मकोड़े, इन सब के केस ज़्यादा बढ़ेंगे। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? ये जो हमारे पास एरिया है उसको हम बोलते हैं टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन। ठीक, इसी प्रकार इसको भी हम ट्रॉपिकल रीजन ही बोलेंगे, इसको भी हम टेम्परेट रीजन ही बोलेंगे। ठीक है, इसको हम पोलर रीजन बोलेंगे, इसको भी हम पोलर रीजन बोलेंगे।
मतलब नर्दर्न हेमिस्फीयर या सॉदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखेंगे तो रीजन हमारे सेम है। अगर इक्वेटर के पास हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमको टेम्परेट रीजन मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार हम इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमको टेम्परेट रीजन मिल रहा है। मतलब दोनों में रीजन सेम है, लेकिन जो अर्थ है वो जो मूवमेंट करता है सन के चारों बगल, उसके कारण डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। ठीक है, और सबसे डिफरेंस क्रिएट करने में कॉरियोलिस फोर्स का काफ़ी बड़ा योगदान रहता है। कॉरियोलिस फोर्स क्या होता है कि अर्थ जब मूवमेंट करता है सन के चारों बगल तो एक हवा, इमेजनरी हवा क्रिएट करता है। तो ये कॉरियोलिस फोर्स क्या करता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हवा का मूवमेंट कर देता है। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हवा जाएंगे और सॉदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। और यही हवा के कारण जो है वहाँ पे वेजिटेशन डिफरेंट होता है, क्लाइमेट डिफरेंट होता है। आपको एक एक चीज़ में क्लियर करूँगा। ठीक है, ये टेम्परेट रीजन है। टेम्परेट रीजन में क्या होता है कि यहाँ पे ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, ये एक टेम्परेट मतलब एक न्यूट्रल टाइप का है। ठीक है, इस टेम्परेट रीजन में दो टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। एक क्या होता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, मतलब इस एरिया में हमको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट भी देखने को मिलेगा और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट भी देखने को मिलेगा। क्यों भी देखने को मिलेगा, इसका कारण है कॉरियोलिस फोर्स, जो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो टेम्परेट रीजन में क्या होते हैं कि हमको ना ज़्यादा सर्दी का एहसास होता है ना ज़्यादा गर्मी का। टेम्परेट रीजन में एक चीज़ और आप जानिएगा कि जो कंटिनेंट ओशियन के साइड में है, यहाँ पे न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा सर्दी। ठीक है, लेकिन जो इसके इंटीरियर साइड में है वहाँ पे आप डेजर्ट जैसे कंडीशन देखोगे। ठीक है, सेम हेयर यहाँ भी ऐसा ही होता है। इसके कोस्टल साइड में माइल्ड टेम्परेचर, लेकिन इसके इंटीरियर साइड में डिजर्ट जैसे सिचुएशन होते हैं, डिजर्ट जैसे फेनोमेना होते हैं। लेकिन टेम्परेट रीजन में ये तो सब ट्रॉपिकल का बात हम कर रहे हैं। लेकिन सब पोलर लो प्रेशर की तरफ अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे सन का इंसोलेशन मतलब सन का थोड़ा ना थोड़ा रोशनी आता है, जिसके कारण वहाँ पे बर्फ़ अक्सर पिघलते रहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि ठीक है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में बर्फ़ पिघलता है, तो सीधा सी बात है पिघलता है। क्यों पिघलता है? क्योंकि सन का कहीं ना कहीं इंसोलेशन वहाँ पे हिट कर रहे हैं बर्फ़ को, जिसके कारण वो बर्फ़ पिघल रहा है। ठीक है, सब पोलर में अच्छा एक बात आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। डिजर्ट का जो हम बात आपको बताएं कि डिजर्ट है, डिजर्ट होता क्या है? क्या आप डिजर्ट उसी को कहेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब रेगिस्तान हो? नहीं भाई, डिजर्ट का डिफिनीशन वो नहीं है कि जहाँ सबसे ज़्यादा रेत है। डिजर्ट मतलब हुआ या तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर या तो सबसे कम टेम्परेचर। हम पोलर रीजन को भी डिजर्ट एरिया बोलेंगे। ठीक है, हम पोलर रीजन को भी डिजर्ट एरिया बोलेंगे। फिर सब ट्रॉपिकल रीजन में जो डिजर्ट बनते हैं उसको तो हम डिजर्ट एरिया कहते हैं। ठीक है, मतलब क्यों हम बोलते हैं? डिजर्ट का डिफिनीशन होता है या तो एक्सट्रीम टेम्परेचर हो, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर हो, या फिर एक्सट्रीम लो टेम्परेचर हो। मतलब डिजर्ट का डिफिनीशन क्या होना चाहिए कि या तो सबसे ज़्यादा गर्मी या तो सबसे ज़्यादा सर्द, सबसे ज़्यादा ठंड। तो हम पोलर रीजन को बर्फ़ भी है तो उसको भी हम डिजर्ट एरिया कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे सबसे कम टेम्परेचर है। लेकिन सब ट्रॉपिकल रीजन में देखोगे, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में देखोगे, कंटिनेंट के अंदर डिजर्ट का फॉर्मेशन है, उसको भी हम डिजर्ट जनरली कहते ही हैं। तो आज के बाद ये जान लीजिएगा कि डिजर्ट मतलब सिर्फ रेगिस्तान ही नहीं, डिजर्ट मतलब बर्फ़ की मोटी चादर भी, क्योंकि वो एक्सट्रीम लो टेम्परेचर से फॉर्म हो रहा है। एक्सट्रीम लो टेम्परेचर के कारण वहाँ पे बर्फ़ की मोटी चादर जमी हुई है, जहाँ पे ना रेनफॉल हो रहा है, जहाँ पे ना कोई नेचुरल वेजिटेशन जैसे पेड़ पौधे उपज रहे हैं, तो उसको भी हम डेजर्ट बोलेंगे। ठीक है, आप जान लीजिएगा। अब चलिए हम आपको एक एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं। जैसे ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो तो उसमें सेल होते हैं, जैसे ये पोलर सेल हो गया। ठीक है, ये हमारा हेडली सेल है, फेरल सेल है, ये हमारा हेडली सेल। क्या होता है फेरल सेल में? जैसे ये इक्वेटर है और चारों बगल समुद्र है, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखोगे आप या चाहे आप सॉदर्न हेमिस्फीयर में देखोगे,
वहाँ पे समुद्र का प्रभाव होता ही है। हाँ, फ़र्क है, सॉदर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज़्यादा समुद्र का परसेंटेज है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कंटिनेंट का सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। ठीक है, तो समुद्री हवाएं के कारण जो गर्म हवा होती है, सन के कारण जो हवाएं गर्म होती है, वो लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर देता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर देता है। लो प्रेशर एरिया क्रिएट करने के कारण वहाँ पे बादल के निर्माण होते हैं और रेनफॉल होते हैं। ठीक है, लो प्रेशर मतलब क्या होता है? लो प्रेशर एरिया मतलब हुआ, लो प्रेशर मतलब ज़्यादा टेम्परेचर, हीटिंग टेम्परेचर। ठीक है, और हाई प्रेशर मतलब क्या हुआ? कम टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर। ठीक है, तो लो प्रेशर मतलब ये मत सोचिएगा कि टेम्परेचर कम है, लो प्रेशर मतलब ये सोचिएगा कि वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। तो सेम केस ज्योग्राफी में भी हमारे पास है। ठीक है, ये चार्ल्स लो बॉयल्स लो आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, उसी का कंसेप्ट ज्योग्राफी में काम आ रहा है और आएगा भी। ठीक है, तो ये लो प्रेशर मतलब हुआ ये कि टेम्परेचर ज़्यादा है, और ज़्यादा टेम्परेचर है तो बारिश हो रही है वहाँ पे। ठीक है, अब क्या होता है, फेरेलो में जो हवाएं गर्म होती है वो ऊपर उठती है और ये बादल का फॉर्मेशन करके बारिश लाती है। ठीक है, ये कुछ गर्म हवाएं किधर को जाएंगे? सब ट्रॉपिकल रीजन की तरफ जाएंगे, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आगे जाएंगे, 23.1/2 डिग्री के आगे जाएंगे। ठीक है, इस लेटीट्यूड को पार करके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है? ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज जो एटमॉस्फेयर का लेयर होता है, हम देखेंगे क्या कि ट्रोपोपॉज में जब ये हवा ऊपर की तरफ जा रहा है, ट्रोपोपॉज में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हवा गर्म तो थी, लेकिन जैसे जैसे ये ट्रोपोपॉज के पास गया ये हवा ठंडी हो गई, और ठंडी होने के कारण ये हवाएं धरती पे बैठ गई। इसके पास ना मॉइस्चर है, ना जो ये रेनफॉल ला सकती है, तो इस कारण क्या होता है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट नाम पड़ गया। हाई प्रेशर मतलब क्या कि टेम्परेचर कम हो जाना। सब हाई प्रेशर बेल्ट मतलब ये हुआ टेम्परेचर कम, लो प्रेशर बेल्ट मतलब हुआ टेम्परेचर हाई। ठीक है, तो ये हाई प्रेशर बेल्ट होने के कारण, हाई प्रेशर होने के कारण इस एरिया का नाम पड़ गया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और ना इसके पास मॉइस्चर है ना कुछ है, तो इसके कारण इस एरिया का जो कुछ कॉन्टिनेंटल भाग होता है वो डेजर्ट का ही रूप ले लेता है। तो आप देखोगे कि जितने भी डेजर्ट है वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में है, और वो वेस्टर्न फ्रंट पे पाए जाते हैं, वो वेस्टर्न एरिया में पाए जाते हैं, मतलब वेस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा बात ये है कि यही सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को हम क्या बोलते हैं? हॉर्स लेटीट्यूड कहते हैं। हॉर्स लेटीट्यूड, हॉर्स लेटीट्यूड कहते हैं। क्यों कहते हैं आइए बता रहे हैं। जब हमारे पास एक पुराने सभ्यता के तरफ जाएं तो व्यापार पहले से चलते आ रहे हैं, तो जब व्यापारी व्यापार करने जाते थे तो जब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में पहुंचते थे 23.1/2 डिग्री के एरिया को क्रॉस करते हुए, तो क्या होता था कि वहाँ पे हवा नहीं है, मतलब सूखा जगह है, जिसके कारण नाव आगे बढ़ नहीं पाती थी। उनमें वो घोड़े लाते थे जो या तो बेचने के लिए लाते थे या फिर उस घोड़े से व्यापार करते जब वो किसी लैंड मासेस पे पहुंचते तब। लेकिन हवा ना होने के कारण नाव का गति नहीं हो पाता था, तो इस कारण क्या करते थे, वो अपने घोड़े को इस एरिया में फेंक देते थे, इस एरिया में फेंक देते थे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट वाले एरिया में। तो उसका हिस्टोरिकल नाम दे दिया गया कि ये हॉर्स लैटीट्यूड बेल्ट है, जहाँ पे व्यापारी सेलर्स अपने घोड़े को फेंक दिया करते थे, डुबो दिया करते थे, ताकि उनका नाव हल्का हो जाए और नाव गति पकड़े और अपने स्थान पे पहुँच पाए। ठीक है, इस एरिया में आप सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में आप देखोगे ये टेम्परेट रीजन का पार्ट है। थोड़ा आगे अगर आप जाओगे 66.1/2 डिग्री के तरफ, तब क्या होगा, आपको सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट मिलेगा। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में क्या होता है, बर्फ़ की चादर तो है ही, लेकिन वहाँ तूफानी है, मतलब बर्फ़ की चादर के साथ साथ वहाँ साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ आते रहते हैं। कारण क्या होता है कि पोलर के तरफ से भी हवाएं आती है ठंडी, और जब जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ से जो ड्राई हवा है वो एक दोनों मिलके एक फ्रंटल बॉर्डर का निर्माण करती है, जिसके कारण यहाँ पे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, जिसके कारण क्या होता है कि बर्फ़बारी होती है, बर्फ़ की आंधी चलती है, और वहाँ पे मतलब बर्फ़ की मोटी चादर रहने के बावजूद भी वहाँ पे आंधी बर्फ़ों की चलती है और बरसात नहीं होता है। फिर पोलर वाले रीजन में आप देखोगे तो क्या यहाँ पे ठंडी ही हवा है,
मतलब यहाँ सिर्फ बर्फ़ की हवा है, मतलब यहाँ पे बर्फ़ पिघल सकता है लेकिन यहाँ पे बर्फ़ नहीं पिघल सकता है। अब आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, फेरल सेल के बारे में मैंने बताया। हेडली सेल क्या होता है कि वही जो अभी मैं बता रहा था कि ये हवा जो ट्रोपोपॉज के कारण ट्रोपोपॉज पे पहुँचते वो जो गर्म हवाएं थी वो जो ठंडा हो गया उसी को हेडली सेल कहते हैं। मतलब हेडली ने ये बताया था कि जब आप 23.2 डिग्री क्रॉस कर रहे हो तो जो गर्म हवाएं थी वो ट्रोपोपॉज के कारण जो गर्म होनी चाहिए वो ठंडी हो गई, और ठंडी होने के कारण क्या हुआ कि उसने मॉइस्चर लॉस कर दिया, और मॉइस्चर लॉस होने के कारण बरसात नहीं हो पाया। तो इस सेल को नाम दे दिया गया हेडली सेल। जो जॉर्ज हेडली ही इस सेल को खोजे थे, ये फेरल सेल है। ठीक है, मतलब इक्वेटोरियल रीजन को हम बोलेंगे फेरल सेल, फिर ठीक है, फिर हम इसको टेम्परेट रीजन को बोलेंगे फेरल सेल, हेडली सेल। फिर हम इस रीजन को बोलेंगे, जैसे जैसे आगे जाएंगे उसको हम डायरेक्टली बोलते हैं पोलर सेल है। तो आपको इस एरिया में हमने आपको दिखाया जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है वैसे सॉदर्न हेमिस्फीयर में होगा। ठीक है, फर्क बस इतना है कि जनवरी में अगर यहाँ ठंडी है तो यहाँ गर्म होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ का रोटेशन के कारण, अर्थ जो मूवमेंट करता है सन के चारों बगल, तो उसके कारण अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी है तो सॉदर्न हेमिस्फीयर में उसी दिन उसी तारीख को क्या होगा, गर्मी होगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले अगर क्रिसमस ठंडी में मना रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया वाले क्रिसमस मनाएंगे गर्मी में क्योंकि 25 दिसंबर अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोल्ड टेम्परेचर है तो वही 25 दिसंबर सॉदर्न हेमिस्फीयर में हॉट टेम्परेचर है। ठीक है, मतलब अर्थ के रोटेशन के कारण। मतलब हमने आपको बताया इसमें कि ये इक्वेटर है, यहाँ का टेम्परेचर ऐसा है, गर्म है, बरसात होते हैं, खेती लायक भूमि है, फिर कीटों की जनसंख्या ज़्यादा है, मलेरिया का केस इस रीजन में ज़्यादा है। फिर हमने आपको बताया टेम्परेट रीजन में जहाँ सन का हीट जो है कम अमाउंट में जाता है, मतलब इसकी अपेक्षा कम अमाउंट में जाता है, जिसके कारण वहाँ दो प्रकार के बेल्ट क्रिएट हो जाते हैं, एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और एक सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और सबसे ऊपर हम देखें तो पोलर रीजन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडी हवा है। ठीक है, तो इस एरिया में हमने देखा कि डेजर्ट का भी फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और इस एरिया में देखा मैंने कि टेम्परेचर भी मॉडरेट है, न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा सर्दी है। और इसी टेम्परेट रीजन में मेडिटेरियन क्लाइमेट पाया जाता है, जिसको ऑर्चार्ड फार्मिंग के लिए काफ़ी सूटेबल माना जाता है। ठीक है, जैसे मिडिल ईस्ट हुआ, इजराइल हुआ, चिली हुआ, इन सब में मेडिटेरियन क्लाइमेट का काफ़ी महत्व है, और जिसके कारण ऑर्चार्ड फार्मिंग के कारण वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। अब एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, इस एरिया में तो हमने देखा इक्वेटोरियल रीजन में कि रेन फॉरेस्ट भी है, चलो ठीक है। इस एरिया में मैंने देखा कि डेजर्ट भी है। इस एरिया में डेजर्ट के साथ साथ माइल्ड टेम्परेचर के साथ साथ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लंबे लंबे ग्रासेस ग्रो होते हैं जो फोडर के लिए काम आते हैं। ठीक है, जैसे एसटीपी, पैरे, ये सब। तो मतलब जैसे यहाँ एक्टिविटी हो रहा है वैसा एक्टिविटी यहाँ भी हो रहा है। फ़र्क बस इतना का है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास से ज़्यादा है, कंटिनेंटल मास से ज़्यादा है, लेकिन सॉदर्न हेमिस्फीयर में ओशियन मास से ज़्यादा है। ठीक है, तो कोरियोलिस फोर्स का क्या काम होता है कि हवा जो होता है कोरियोलिस फोर्स, वो उसके कारण क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हवा मूवमेंट करती है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हवा मूवमेंट करती है। वही सॉदर्न हेमिस्फीयर में हवाएं जो है वो एंटी क्लॉकवाइज की तरफ मूव करती है सॉदर्न हेमिस्फीयर में। तो हमने कोरियोलिस फोर्स के कारण देखा कि किस प्रकार हवा अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है और वहाँ के एक पार्टिकुलर लैटिट्यूड पे, पार्टिकुलर लॉन्गिट्यूड पे, क्लाइमेट पे कैसे असर डाल रही है। फिर ट्रोपोपॉज के बारे में हमने जहाँ पे हेडली सेल्स के संदर्भ में समझा ट्रोपोपॉज पे कि जैसे हवा गर्म होकर ऊपर उठ रही है, लेकिन ट्रोपोपॉज पे पहुँचने के कारण, ज़्यादा हाइट कवर करने के कारण वहाँ का जो गर्म हवा है वो ठंडा हो जाता है। चूँकि एक बेसिक लो है कि हवाएं अगर उठ रहे हैं, काफ़ी ऊपर जा रहे हैं, तो वो वहाँ का जो टेम्परेचर है, हवा का जो टेम्परेचर है वो घट जाएगा। ठीक है, 6 डिग्री फ़ारेनहाइट से घटता है हवा हर एक बहुत ज़्यादा हाइट ग्रो करने पे। सन का इंसोलेशन के बारे में हमने देखा कि सन इक्वेटर पे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है। फिर इक्वेटर के मुकाबला टेम्परेट रीजन में सन का थोड़ा इंटेंसिटी कम है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ग्रासेस के लैंड मासेस है, डेजर्ट एरिया है, माइल्ड टेम्परेचर है। फिर हमने देखा कि सन का हल्का थोड़ा इसके मुकाबले कम इंसोलेशन है, तो यहाँ पे क्या है कि बर्फ़ की चादर तो ढकी हुई है, बर्फ़ की चादर तो ढकी ही हुई है, लेकिन वहाँ पे बर्फ़ की आंधी की तूफानें चलती रहती है। फिर हमने देखा पोलर रीजन पे कोई सन का रे पड़ता ही नहीं है, इसलिए ये हमेशा बर्फ़ की चादरों में ढका रहता है।
मतलब ओवरऑल क्लाइमेटोलॉजी में हमने ये आपको बताया। आपको ये भी हम बता देते हैं कि ओशियन, ये जितने कंटिनेंट हैं, ये चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हो या सदर्न हेमिस्फीयर के हो, वो ओशियन से घिरे हुए हैं। ओशियन का भी काफ़ी इम्पैक्ट है क्लाइमेट को चेंज करने में। क्लाइमेट को चेंज करने में ओशियन का भी काफ़ी रोल है। जैसे पोल साइड से अगर ओशियन करंट आ रहा है तो उसको कोल्ड करंट बोलेंगे, कोल्ड करंट बोलेंगे। अगर किसी भी पोल से, चाहे वो नॉर्दर्न पोल से आए या सदर्न पोल से आए, इक्वेटर की तरफ, तो वो कोल्ड करंट होगा। लेकिन वही ओशियन का पानी जो तेज़ी में फ्लो करता है उसको ओशियन करंट कहते हैं। वो पोल की तरफ जाएगा तो उसको वार्म ओशियन करंट कहते हैं। मतलब अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जाए, इक्वेटर से पोल तो उसको वार्म ओशियन करंट, ठीक है। अगर पोल से इक्वेटर की तरफ जाए तो उसको कोल्ड ओशियन करंट, ठीक है। इतना तो हमने आपको बताया ही है, कुछ और आपको हम बता दें, ठीक है। कोल्ड ओशियन करंट, ये ओशियन करंट क्या होता है, एक पार्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर को इफेक्ट में डालता है, ठीक है। जैसे अगर कोल्ड ओशियन करंट सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ से गुजरेगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ से गुजरेगा, हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ से गुजरेगा, तो वहाँ का एरिया जो होगा डेजर्ट होगा। मतलब यहाँ डेजर्ट होने के दो कारण हैं। एक तो वो जो हेडली सेल वाला डिफिनीशन था, और एक ओशियन करंट का, जो कोल्ड ओशियन करंट आ रहा है तो मॉइस्चर है नहीं, टेम्परेचर ठंडा रहेगा, जगह ठंडा रहेगा, तो वो डेजर्ट में जाएगा। एक तो कोल्ड ओशियन करंट, मतलब कोल्ड ओशियन करंट प्लस हेडली सेल क्या करता है, डेजर्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सेम हियर, यहाँ भी यही होता है। कोल्ड ओशियन करंट प्लस हेडली सेल क्या करता है, कोल्ड ओशियन करंट का फॉर्मेशन करता है। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं ये कोल्ड और ओशियन करंट या वार्म ओशियन करंट मिलेगा ही। तो ये मिलता है इस बेल्ट में, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में ही। तो वहाँ पे जहाँ ये दोनों हवाएं, वार्म ओशियन करंट मिलता है किससे, कोल्ड ओशियन करंट से, तो वहाँ पे सबसे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड बनता है। वहाँ पे मतलब मछली पालन ज़्यादा होता है, वहाँ पे मछली का पालन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे सारगोसा सी पैदा लेता है इन दोनों के इन्फ्लुएंस के कारण। और सारगोसा सी जो है मछली को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण मछली का पॉपुलेशन में वृद्धि होता है। और ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का बेल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब टेम्परेट बेल्ट आप इसको कह सकते हो, वहाँ मछली का उत्पादन ज़्यादा होता है और उसका अर्थव्यवस्था काफ़ी आगे बढ़ता है। मतलब आप देखोगे कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में जो टेम्परेट रीजन में है, वो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी ये भी महत्वपूर्ण है, अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से ये भी महत्वपूर्ण है। और ये पोलर रीजन तो है ही, क्योंकि वहाँ पे मिनरल का काफ़ी ज़्यादा खोजा गया है। तो बहुत सारे देशों ने, जैसे अमेरिका, रसिया, फिनलैंड, इंडिया ने भी यहाँ पे अपना मिनरल एक्सप्लोरेशन का काम शुरू कर दिया है। और 1983 में इंडिया ने वहाँ पे अपने आर्कटिक सर्कल में अपने स्टेशन बनाए थे, भारती, मैत्री, ये सब, ठीक है। आपने ये देखा होगा, सुना भी होगा। हम तो आपको बस बेसिक बता रहे हैं जो क्लाइमेटोलॉजी पे काम करता है। ये ओशियन करंट के कारण ही सैलिनिटी पे काफ़ी इम्पेक्ट होता है। मतलब सैलिनिटी क्या होता है, समुद्र में कितना नमक है, ठीक है, या फिर नमक का फॉर्मेशन समुद्र में कैसे होता है। मतलब जहाँ पे सूरज का टेम्परेचर ज़्यादा है इक्वेटर पे, तो टेम्परेचर ज़्यादा है तो बारिश भी हो रही ज़्यादा, और बारिश हो रही ज़्यादा तो बारिश का लेवल बढ़ रहा है ज़्यादा, तो पानी का लेवल बढ़ रहा है ज़्यादा, तो पानी का जो लेवल बढ़ रहा है तो वो क्या कर रहा है, सैलिनिटी को डिक्रीज कर रहा है। मतलब इक्वेटर रीजन पे सैलिनिटी बहुत कम है, ठीक है। लेकिन पोलर रीजन में बर्फ़ के चादर में सैलिनिटी का प्रभाव ज़्यादा है, क्योंकि सैलिनिटी को वो दाब के रखे रहते हैं। सब पोलर बेल्ट में आप देखिएगा कि सैलिनिटी का जनसंख्या, सैलिनिटी का मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, मतलब नमक का मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। तो आप ये सब देखोगे।
मतलब ओवरऑल हमने आपको क्लाइमेटोलॉजी में बता दिया है कि इक्वेटर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, पोलर रीजन क्या है, फिर सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के बारे में बता दिया। ठीक है, यहाँ भी वही फेनोमेना है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो साउदर्न हेमिस्फीयर में, फ़र्क बस मंथ का है कि अगर इस मंथ में गर्मी है तो इस हेमिस्फीयर में अगर जनवरी में ठंडी है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में जनवरी में गर्मी होगा। मतलब ओवरऑल अगर हम आपको एक संक्षिप्त बात बताएं, मतलब एक समरी टाइप का बताएं, तो हमारे पास एक ग्लोब है। ग्लोब पे आप देखोगे, आप आंख बंद कर लो और देखोगे कि इक्वेटर पास हो रहा है। इक्वेटर के जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं तो हमको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लाइन दिख रहा है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम पास करें तो हमको पोलर रीजन दिख रहा है। अब उस चीज़ को डिवाइड करो, इक्वेटोरियल रीजन में डिवाइड करो, टेम्परेट रीजन में डिवाइड करो, पोलर रीजन में डिवाइड करो। इक्वेटोरियल रीजन में आप देखोगे ट्रॉपिकल रीजन है, जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, बरसात ज़्यादा हो रहा है, मलेरिया का केसेस में ज़्यादा वृद्धि हो रहा है, क्योंकि वहाँ बरसात के कारण, पेड़ पौधे के कारण कीटों की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, वहाँ एग्रीकल्चर भूमि ज़्यादा है, ये देख लिया आपने। फिर आप जाओ टेम्परेट रीजन में। टेम्परेट रीजन नॉर्दर्न पोल का, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, सौदर्न हेमिस्फीयर का, माइंड में क्लियर कर लो, क्योंकि चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो या सौदर्न हेमिस्फीयर हो, होना वही है। फ़र्क बस इतना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंटल मास ज़्यादा है, वही सौदर्न हेमिस्फीयर में ओशियनिक मास ज़्यादा है। जब आप टेम्परेट रीजन में जा रहे हो तो वहाँ दो टाइप की क्लाइमेट देख रहे हो, एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का और एक सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट का। वो भी क्यों देख रहे हो, आपको हेटली सेल के बारे में मैंने बताया कि जैसे जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से हवा पास हो रहा है, मतलब इक्वेटर से हवा जा रहा है, गर्म हवा, वो जैसे ही सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के एरिया में प्रवेश करता है, मतलब 23.1 डिग्री से थोड़ा आगे जाता है, तो वो हवा, गर्म जो हवा होता है, ट्रोपोपोज उसको ठंडा कर देता है। और ठंडा हवा के पास कोई नमी है नहीं तो बरसात होंगे नहीं, तो उसके कारण क्या होता है, वहाँ डिजर्ट लाइक कंडीशन होते हैं, टेम्परेचर माइल्ड होता है, चिल्ड टेम्परेचर होता है। लेकिन सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जाओगे तो सन का हल्का रे वहाँ पे आ रहा है, वहाँ हल्का रे होने के कारण क्या होता है, बर्फ़ की चादर का निर्माण होता है, लेकिन वहाँ पे बर्फ़ की आंधी तूफान होते रहते हैं। इसलिए आप देखोगे कि अमेरिका में या फिर रसिया में, कहीं भी कैलिफोर्निया में ही, मतलब बर्फ़ की आंधी की तूफान, बर्फ़ का आंधी का तूफान आता रहता है, जनरली आता रहता है, प्रायः यह आता ही रहता है। फिर पोलर रीजन में जाओगे जहाँ सन का कोई रे नहीं है, वहाँ पे हमेशा बर्फ़ की चादर। आपको मैंने ये भी बताया कि डेजर्ट का एरिया का जो होता है वो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में भी, पोलर बेल्ट में भी और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में भी फॉर्म होता है। डिजर्ट का डिफिनीशन आप क्लियर कर लो। क्या क्लियर कर लो? डिजर्ट मतलब ये नहीं कि रेगिस्तानी भाग हो, डिजर्ट मतलब ये कि या तो ज़्यादा टेम्परेचर से हो, मतलब एक्सट्रीम लेवल का टेम्परेचर हो, या एक्सट्रीम लेवल का कम टेम्परेचर हो, मतलब एक्सट्रीम लेवल का हाई टेम्परेचर या एक्सट्रीम लेवल का लो टेम्परेचर, जहाँ पे रेनफॉल का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, तो वो डेजर्ट है। मतलब बर्फ़ की अगर मोटी चादर है तो वो डेजर्ट है, अगर रेत है ही रेत है तो वो भी डेजर्ट है। तो आपको यहाँ पे भी मैंने बताया कोरियोलिस फोर्स के बारे में कि हाँ, इन सब का रोल रहता है कि वो हवा को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कराने में मदद करता है, सौदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कराने में मदद करता है। और अर्थ तो अपना रोटेशन पूर्ण रूप से करता ही रहता है, सन के चारों बगल मूव करता ही रहता है, जिसके कारण सन का रे पड़ता है, कहीं सन का रे नहीं पड़ता है, कहीं पे ज़्यादा सन का रे पड़ता है, कहीं पे कम सन का रे पड़ता है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको मैं और बेसिक चीज़ बता दें, तो एक पॉइंट बस, जो ये इक्वेटर है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्ली और साउथ वेस्टर्ली विंड आते हैं। तो बरसात का जो हमने फॉर्मेशन बताया, तो उसके कारण क्या होते हैं, इसको ट्रेड विंड कहते हैं। जहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्ली और साउथ वेस्टर्ली विंड मिलता है तो उसको ITCZ बोलते हैं, मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इन्हीं के कारण जो है बरसात यहाँ पे इक्वेटर पे होता है। एक चीज़ और क्लियर कर लो, जहाँ पे प्रेशर, लो प्रेशर मतलब क्या होता है, लो प्रेशर मतलब हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर मतलब क्या हुआ, सबसे लो टेम्परेचर। ये जियोग्राफी का लॉ है, मतलब एक मतलब आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा कि टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। मतलब टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर, ऑब्वियसली आपने समझ गया होगा जो मैंने बताया, एक सिंपल सा लॉजिक। क्योंकि इतना देर से मैं बोल रहा हूँ तो कुछ तो आप भी अपना दिमाग लगा के सोचोगे। ठीक है, तो इतना मैंने आपको बता दिया। इसी तर्ज पे पूरा क्लाइमेट, किसी भी वर्ल्ड का क्लाइमेट निर्भर रहता है। तो एक सिंपल सा फिर मैं बता दूं, इस एरिया में सिर्फ एवरग्रीन है, इस एरिया में डेजर्ट है, माइल्ड टेम्परेचर है, इस एरिया में बर्फ़ की चादर है। मतलब ओवरऑल हमने बता दिया, बस आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपना क्लास समाप्त कर रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना।